नमस्कार, सत श्री अकाल, सिटीज़न वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं जसबीर सिंह भाटी जी, राष्ट्रीय किसान संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका जसबीर सिंह भाटी जी। और आज आप दौरे पे थे पूरे हरियाणा के और पंजाब से भी खबरें आ रही थी, राजस्थान से भी खबरें आ रही थी। कुछ डेटा सरकार ने मुहैया कराया है, जो आंशिक डेटा है और कुछ हमारे पास अपने सोर्सेज से आया है। तो पहले मैं सरकार का आंकड़ा बता दूं। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट के त्रिपाठी साहब ने एक डेटा दिया है। उसमें कहते हैं कि 11.7 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमने जुलाई 1 और सितंबर 5 में रिसीव किया भाखड़ा डैम में। और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन मनोज त्रिपाठी जी का ये कहना है कि पोंग डैम जो ब्यास पे बिल्ट है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर है। उनका कहने का मतलब ये था कि 1 जुलाई से 5 सितंबर इनफ्लो इन ब्यास वाज 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसका 2023 से मुकाबला करें तो 2023 में जब फ्लड आया था 9.52 बिलियन क्यूबिक मीटर थी। उससे पहले 1988 में 7.94 थी और उससे पहले 2019 में 5 बिलियन क्यूबिक मीटर थी। उनका कहने का मतलब है कि भाखड़ा डैम जो सतलज पे बना है उसका भी इस बार 9.11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया है और उससे पहले 9.52 था 2023 में और 9.45 था 1988 में। और ये दोनों डैम मैनेज होते हैं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा, जो सेंटर द्वारा जो है वो आधारित है, क्योंकि पहले उसमें पंजाब के नुमाइंदे थे। उनका ये भी कहना है कि टेक्निकल टीम कुछ कर नहीं पाई इसमें। टेक्निकल टीम में कोई आपस में बना नहीं बात कि किस तरीके से पानी छोड़ना है, क्यों छोड़ना है। डिसिल्टिंग के बारे में कहते हैं कि हम डैम खाली करना चाहते थे, पर हमें डैम खाली करने में सहयोग नहीं मिला हरियाणा से या राजस्थान से। राजस्थान में तो अभी तक पानी नहीं गया। राजस्थान के जो इंदिरा गांधी जो परियोजना है उसमें तो पानी 13,000 क्यूसेक जा सकता था। क्यों नहीं छोड़ा इन्होंने? गंग नहर में भी पानी जा सकता था, क्यों नहीं छोड़ा इन्होंने? तो दोनों मामलों पर आप छोटी टिप्पणी, ब्यास के मामले पर और राजस्थान के मामले पर, जसबीर सिंह जी। देखिए अतमीज जी, सबसे पहले जो इनका डाटा ना देना, उसके लिए राजेवाल जी, बलबीर सिंह राजेवाल जी भी बोले हैं पिछला 2023 का डाटा क्यों लुकोते हैं। लुको अगर पिछला डाटा लुकोया है, नहीं बता रहे और एक नया बहाना लगा रहे हैं ये पिछले 3 दिन से, जो टेक्निकल स्टाफ नीचे वाला है वो हमारी बात नहीं, चेयरमैन की बात नहीं मानता, या चेयरमैन छोड़ दे या स्टाफ को निकाल दे, एक बात ही होगी ना, दोनों में से। वो भी दोनों नहीं करी। अब कह रहे हैं शिवराज चौहान जी आए हैं आपके निगाह में पंजाब में, तो पंजाब के दरिया में, पंजाब की धरती पे उन्होंने इस कभी इधर फोटो खिंचवा ली, इधर फोटो खिंचवा ली, और रिजल्ट क्या देके गए हैं? वो कहते हैं माइनिंग हुई है और माइनिंग के उधर। अब क्या माने, माइनिंग के कारण हुआ है या वो टेक्निकल स्टाफ के कारण हुआ है या चेयरमैन की गलती के कारण हुआ है? किसको गलती मानेंगे? या वो पंजाब सरकार की गलती है या वो सेंटर सरकार की गलती है? पर गलती किसी की नहीं है। गलती है सिर्फ और सिर्फ नीयत की। खोट नीयत में था, नीति में था। कोई नीति नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ ये रखा गया कि इस बार पंजाब का ये माझा जो है बेल्ट बोलते हैं सतलुज के ऊपर, ये सारे का सारा डुबोना है, किस तरीके से डुबोया जाएगा, कोई क्या हथियार बरता जाएगा। आज तो इनके पास ये सोर्स नहीं है, जब पानी छोड़ा है या ज्यादा छोड़ना पड़ा। 19 फरवरी से लेके, जनवरी से लेके सारा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने तक इन्होंने ना राजस्थान ना हरियाणा को पानी दिया। सिर्फ पीने के लिए पानी आ रहा था, 5-4 हजार की उसका राजस्थान को, 4 हजार की उसका हरियाणा को। उस टाइम अगर उन डैमों में से पानी निकाल दिया जाता, कम किया जाता, तो क्या वो डैम कम नहीं होते? पोंग डैम भी कम होता, नंगल डैम भी कम होता, रणजीत सागर डैम में भी पानी का कुछ नीचे आता। उनको जानबूझ के भर के रखा गया। 1675 जब इनके पास था, मेरे पास भी 1675 से 80 तक तो लास्ट है, तो 1670 75 70 75 पे डाटा रखा है। मतलब क्या हुआ भाखड़ा नंबर? ये आप सोच के कभी भी देखो। हम तो ये सपने में भी सोचते हैं भी, ये जहां जहां भी डुबोया डुबोया गया जानबूझ के डुबोया। अगर दूसरी बांध इनका कल टूटता है, दिन में पता लगता है
कहाँ थी सरकारी मशीनरी दिन में उसको तैयार कर सकते थे, उसके आगे एक बंद और लगा सकते थे, आज भी लगाया है ना, आज उससे ये 2 किलोमीटर आगे और लगाया है, तो वो कल ही क्यों नहीं लगा दिया? वो बंद कल तैयार हो जाता तो आज वो नहीं टूटता था। तो इस तरीके से अगर जो ब्यास का और जो नंगल डैम का और इसका रणजीत सागर डैम का, रणजीत सागर डैम का पानी तो पंजाब में इतना आने का है ही नहीं। रावी का पानी और रावी पाकिस्तान में जाती है, कहाँ से लेके आए? पंजाब की नहरें भी खाली कर दी, ये भी खाली करके डैम इतने भर के, फिर तीसरा नंबर पे, जो तीसरा नंबर में शंका पैदा करता वो ये है। आपने जमुना दरिया को देखा है, जमुना का 3 लाख क्यूसेक पानी आ गया था, और 3 लाख क्यूसेक पानी को 1 लाख क्यूसेक पानी पहले छोड़ा गया, 1.5 लाख क्यूसेक पानी बाद में छोड़ा गया। जो 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया उसने अपना रास्ता बना लिया 1.5 लाख के निकलने को। अगर 3 लाख इकट्ठा छोड़ते तो आधी दिल्ली डूब जाती और हरियाणा के कितने गांव डूबते। नहीं छोड़ा, वहां रखा। घग्गर दरिया में भी यही हुआ। घग्गर दरिया में सबसे ज्यादा पानी 51,000 क्यूसेक पानी इस बार पहली बार हमने सुना है घग्गर दरिया में, और वो पंजाब में। तो पंजाब में वो पानी पीछे टूटने के कारण हुआ, कम हुआ, क्यों हुआ? जहाँ हरियाणा में उनकी पूरी परवरिश से पूरी निगाह रखी गई भी कहाँ कहाँ कितना पानी है, खनौरी से कहाँ चल के सरदूलगढ़ तक कहाँ कितना आया, और सरसा कितना आया, सरसा से कितना पानी छोड़े तो पिछला पानी कितना आ रहा है कितना नहीं। सरसा में 2 जगह पे इस बार पानी निकला है, एक जोड़नाली गांव बोलते हैं, वहां पानी आया है, केलनिया जोड़ गांव में। वहां कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया, क्यों? अंदर अंदर वाला बांध और बाहर वाला 2 बांध है, उनके अंदर रह गया। इसी तरह आज नाथूसरी में खतरा था। लोगों ने अपनी मेहनत से भात बांध बांध के, सरपंचों ने, पंचों ने, वहां अपनी वो लड़की बेनीवाल सरपंच प्रधान है सरपंचों की, वो भी वहां जाके बांध पे खड़ी रही। उसने बोला भी कोई आओ यहाँ पे आके एक बार अपने बांध तगड़े कर लो, नहीं तो गांव अपने डूबेंगे, सरकार मुआवजा किस दिन देने आएगी। हमें जरूरत मुआवजे की नहीं है, हमें जरूरत पैसों की नहीं है, हमें जरूरत है हमारी फसल कैसे बचेगी। किसान को ये सबसे पहला है, फसल बचाने के लिए वो अपना जी जान लगा देता है, बच्चे बच्चे तक वो अपने खेत में दरिया के किनारे में खड़ा देता है, पर सरकार की यहाँ तक सोच नहीं। लतानी गांव बिना बारिश के पानी से डूबा है, 500 घर लतानी गांव के जलमग्न होके गिर गए हैं, और गरीब घर गिरे हैं, और गरीबों के घरों तक अभी तक सरकार का नुमाइंदा कौन गया? 500 घर भी सरकार को ज्यादा है, 500 घर कर गई। और एक आज जो बड़ी चौधरी रणदीप सुरजेवाला ने जो इल्जाम लगाया है, एक बहुत शर्मनाक, इतना शर्मनाक, प्रशासन को ऑर्डर हो गए भी आप मुआवजे के लिए खराबा लिखो लोगों का, और प्रशासन ने 3,000 रुपया पर एकड़ का रिश्वत मांगी है। ये उन्होंने लगाया, रणदीप सुरजेवाला ने इल्जाम लगाया है। उसमें अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो ये बहुत बेशर्मी की बात है हमारे लिए। हिसार के कितने गांव में पानी भरा है, कितने गांव बटोल गांव है, वहां पे पानी पूरे का पूरा गांव पानी के अंदर है, 7-7 8-8 फुट तक भी पानी भर गया। लेतानी में भी इतना पानी भर गया। गनौरी गनौर पड़ता है अम्बाड़ा के पास, अम्बाड़ा के कितने गांवों में पानी भरा। साहा की कितनी फैक्ट्रियां और कितने वहां के गांव नजदीक के कितने गांव अफेक्टेड हुए हैं। अभी भी टांगरी जो नदी है उफान पे है। मारकंडा में पानी कम हुआ है, घग्गर में पानी पीछे से कम हो गया। यहाँ खतरा जरूर खत्म हुआ है, पर जिसका नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई आज सरकार देख के चली जाती है। नेता आते हैं, आज खुद सैनी साहब ने भी, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी टूर लगाए हैं, पर किसी को ये नहीं बोला भी तेरा मकान गिर गया, ये चक 5 लाख रुपया मकान बना ले। ये 5 लाख नहीं है मेरे पास, तो ले भाई तेरे गांव के तरपाल ले ले, तंबू बना ले, तंबू दे दे, कुश्ता दे के जाओ। देश के आप जिम्मेवार शासनकार हो, शासन कर रहे हो, जहां शासन कर रहे हो, प्रधान आए आप मान के चलो भूना में बड़ोली जी, और इसको जो जिसको आपदा बोलना था उसको क्या बोला? आर्थिक संकट। ये पानी से डूबने वाला आर्थिक संकट है क्या? तो इस तरफ अगर उनकी निगाह हो, लोगों का दर्द हो ना, तो वो इसको आर्थिक संकट नहीं बोलते, आपदा बोल सकते हैं।
अपनी लैंग्वेज को सुधारना चाहिए इनको। ये सब कुछ गलत चल रहा है। भाखड़ा व्यास मैंने वो जो बीबीएमबी है उसमें हम यही दोष लगाते हैं। उनको सरकार ने बिल्कुल उनकी मुहार उनकी नाठी कसी हुई है। जो सरकार बुलाएगी वो तोता वही बोलेगा और नहीं बोलेगा। तो उस तोते को जैसे काम चलाया गया, जैसे बुलाया गया और जानबूझ के पंजाब को बुरी तरह से डुबोया। हरियाणा को बचाया गया, पर कुदरत का जो कहर बरता हरियाणा पे, उसके बहुत 2000 कम से कम हरियाणा के भी गांव इफेक्ट हुए। उससे भी बड़ी बात है, हरियाणा के खुद के गांव अफेक्टेड होने के बाद भी हरियाणा के लोग ट्रालियां भर भर के पंजाब को जा रहे हैं सहायता देने के लिए। हरियाणा के लोग जहां डूबे पड़े हैं, उनके बच्चे, उनके खेत डूबे पड़े हैं, उनके माल पशु डूबे पड़े हैं, पर वो पंजाब को जा रहे हैं क्योंकि पंजाब के हालात इतने बुरे उनको भी पता भी सरकार ने की है, जानबूझ के की है, तो इसलिए उनको सहायता जा रही है। आज पंजाब से ये आवाज आ रही है कोई सरकार ना आए, हमारा हरियाणा राजस्थान और हमारे भाई जिंदा रहे, तो हम किसी सरकार की हमें जरूरत नहीं। सरकार ने हमें मारा, हम सरकार की सहायता ही नहीं लेते। आम लोगों की आवाज आने लगी। तो आप कैसे कह सकते हो व्यास भाखड़ा व्यास बीबीएमबी जो है वो सच्चाई से चल रहा है? बिल्कुल झूठ से चल रहा है। जैसा झूठ इन्होंने जीएसटी में बोला है, इन्होंने 18 और 5% का स्लैब बताया, और जो तंबाकू पे इन्होंने 40% का लाया, वो बताया किसी को क्या? 40% का स्लैब एक और लगाया और आपको दिखाया, आपका देखना नेट पे लगाया या नहीं लगाया, आपको सामने आ जाएगा। और डीजल पे खत्म करते ना जीएसटी, डीजल को जीएसटी में लेते ना, वो भी नहीं लिया। कहा एक पानी पे लगा दिया, नमक पे जीएसटी लगा दिया, खाने की हर वस्तु पे जीएसटी लगा दिया, कहते हैं माफ कर दिया। माफ कहां से करें? इसको, इस चोरी जो पानी वाली चोरी है उसको छुपाने के लिए जीएसटी का बिडारा ढोल पीट रहे हैं। उस ढोल से जीएसटी राजस्थान, नहीं रुकेगी, नहीं देगी। भाटी जी राजस्थान का भी बता दीजिए। सरदूलगढ़ सिरसा से होके जो पानी टोबे से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जाता है, मुझे खबर मिली राजस्थान में कि 13,000 क्यूसेस पानी वहां पे जा सकता था। उसमें घग्गर का भी 4,500-5,000 क्यूसेस पानी हुसैनी वाला से गंग नहर में जा सकता था। तो ये करीब बैठता है 20,000 क्यूसेस। ये 20,000 क्यूसेस पानी वहां क्यों नहीं छोड़ा गया? क्या मजबूरी थी ये आखिर? जो घग्गर का पानी आता है खनौरी, और खनौरी से सरदूलगढ़, सरदूलगढ़ से सरसा ओटू हेड, ओटू हेड से ये पानी, ये इंदिरा गांधी कैनाल से नीचे साइफन है, वो साइफन निकाल के, वो साइफन की कैपेसिटी पहले इन्होंने रखी है स्टार्टिंग से 18,000 क्यूसेक। अब वो 18,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं ले सकता। पीछे से पानी ज्यादा आए तो नुकसान हरियाणा का होता है। क्या उस साइफन के पीछे का जो बांध के पीछे नाड़ी घग्गर दरिया का बांध है वो टूट जाता है, वहां सैकड़ों गांव जो सरसा के हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। मगर वो 18,000 क्यूसेक पानी जो यहाँ से निकल के राजस्थान को चलता है, ज्यादा से ज्यादा पानी उसकी कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं है, तो वो पानी यहाँ से निकल के इसको सूरतगढ़ को, पहले हनुमानगढ़ को, सूरतगढ़ से आगे विजयनगर को, और विजयनगर से आगे पाकिस्तान को चला जाता है। अगर ये रेगुलर चलती है तो, नहीं रेगुलर चलती तो ये घग्गर में ज्यादा पानी आता है 10, 15, 20 दिन, उसके बाद इतना की पानी आता है जो ओटू हेड तक खत्म हो जाता है, उससे आगे नहीं चलता। जो ये नंगल डैम इसका इंदिरा गांधी नहर पे जो साइफन बना है, यहाँ से कुछ पानी इन्होंने अब इंदिरा गांधी नहर को दे दिया, 4,000 क्यूसेक, 3,000 क्यूसेक उन्होंने एक यहाँ पे हेड इनका बना दिया। तो वहां से पानी कुछ उस पीछे से पानी ना आए तो वो पानी घग्गर का मिल जाता है। मगर जो पीछे से पानी हरी के पत्तन से आना था राजस्थान का 10,000 क्यूसेक, वो क्यों नहीं छोड़ा गया? उसके साथ सरहद फीडर पंजाब की है 4500 की, उसको वो पानी लेती है, वो भी नहीं छोड़ा गया, वो भी बंद पड़ी है, ये भी बंद पड़ी है। उसमें बहाना क्या था भी अगर हम पानी छोड़ते तो इसमें सल्ट चला जाएगा। उसके आगे सैनी वाला बॉर्डर पे जो गंग नहर निकलती है राजस्थान को, वो भी बड़ी नहर है, उसके साथ एक 6 मासी नहर निकलती है उसके नाम, उसके साथ ही गग्गर जो उसकी गंग नहर है ना, गंग नहर के साथ एक उसको फलड्डी नहर भी बोल देते हैं,
और उसको 6 मासी नहर भी बोल देते हैं। दोनों इकट्ठी जाती है सैनीवाला से, और दोनों खाली रही है। गंगानगर बढ़ने से साधु बड़ा अगर शहर आता है, वहां से आ जाके देख लो, वो दोनों खाली बढ़िया। राजस्थान का मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, नरमा जो फसल थी सब सूख गई है। आगे इस टाइम पे उनके पास बिजाई करने के लिए होती है सब्जी। गंगानगर की गाजर ऑल वर्ल्ड में मशहूर होगी। गंगानगर का बहुत बड़ी बेल्ट है जो जहाँ पे कैरेट गाजर लगती है। वो गाजर का सारी की सारी बिजाई अभी तक वो नहीं कर पाई। बरसात से हुई तो हुई, इनका पानी वहां तक नहीं पहुंचा। तो मिस मैनेजमेंट बीबीएमबी से लेके जो सरकार ने करवाई है, वो सेंट्रल सरकार का उसमें बड़ा हाथ है। और पंजाब सरकार का उससे यही बड़ा रोल है कि पंजाब सरकार तटबंध मजबूत करती। उसको पता था भी सेंटर हमारे से बदमाशी कर रहा है, सेंटर हमारे से गलती करवाएगा, वो सेंटर से पैर पकड़ते रहे। अब फोर्टिस में दाखिल पड़े हैं, फोर्टिस में दाखिल पड़े हैं, जिससे ये नाटक नहीं चलेगा। वो पंजाब में आए और लोगों को बताएं भी कि गलती सेंटर से कराई है, तब भी तो माड़ा मोटा चेप हो सकता है। ये हालात ये बना रखे हैं और जानबूझ करके बनाए हैं। इनमें कोई भी के नहीं कह सकता, और मैं दावे से कहता हूं सेंट्रल सरकार और पंजाब सरकार की गलतियों से डूबा है। ये माइनिंग के कारण नहीं डूबा। माइनिंग हर साल होती है, सरकार करवाती है, कितनी सरकार करवाती है। तो ये थोड़ा होता भी यहाँ से बांध पे एक टप गया और बांध टूट गया। पहले तैयारी तो करोगे ना। आपकी आपने खाना शाम का खाना है, दोपहर से लगता है भी हम ये खाना, ये सब्जी बनाएंगे, जो रोटी बनाएंगे, जो पानी लाएंगे, तो गृहिणी का काम होता है या घर के मालिक का काम होता है। वो पहले शाम का खाना फिर तैयार होता है। यह इन्होंने अगर दरिया में पता था हर साल हड़ आते हैं तो हम तैयारी करनी है, क्यों नहीं करी। ये पंजाब की जी, सरकार का था, सेंट्रल सरकार मैं का था, कुछ जी, मिसमैनेजमेंट से पानी छोड़ के डुबोना। जी, मैं कुछ इस पे और प्रकाश चाहता हूं आपसे। 2000 गांव, 23 डिस्ट्रिक्ट, अब डेटा आ गया। पहले 500 गांव, 60,000 61,000 हेक्टेयर बोल रहे थे। अब वही हेक्टेयर बढ़ते बढ़ते 2 लाख हेक्टेयर हो गया। आपने पहले कह दिया था 4 लाख से ऊपर कम से कम एकड़ जो है उसकी फसल को नुकसान हुआ है। 4 का 4.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो ये बात हमारी जो पहले दिन हमने कही थी वो फैक्ट हो गई, क्योंकि धीरे धीरे सरकार भी उसी लाइन पे आ रही है, क्योंकि असेसमेंट होगी पता लग जाएगा। ससरौली लुधियाना सतलज की 2 एम्बार्कमेंट्स एक्सपोज हुई दौलतपुर चमकौर साहब में। आपने कहा 3 लाख क्यूसेस पानी सतलज ले सकती है, तो आपने तो 80,000 85,000 छोड़ा था। 10,000 आपने नांगल और अनंतपुर साहब के डैम में छोड़ा था, उनका हाइडल प्रोजेक्ट में छोड़ा था। तो 85,000 डालने से अगर 1.5 लाख उसमें था तो तब भी 3 लाख के अंडर आता है। तो इसका मतलब आपको आइडिया ही नहीं कि सतलज में पानी कितना था, तो डेटा आपने वहां भी फर्ज किया। इस बात का भी अंदेशा हमने 2 दिन पहले दे दिया था, तो वो बात सच निकली। अब बात आ जाती है हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश को एक नॉमिनल 134 करोड़ रुपए आप ही ने बताया कि उनको मुआवजे का मिला है कि जाके अपना पौंग डैम और अपनी सड़कों बनाइए, ठीक करिए। हिमाचल प्रदेश का एक केस मेरे सामने आया है। सितंबर 2024 में उन्होंने क्लेम फाइल किया था 4200 करोड़ रुपए का, 4200 करोड़ रुपए का, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अगेंस्ट। उनका लेजिटिमेट 7.19% शेयर बनता है अरियर्स का हिमाचल का, जो उन्होंने 3 बीबीएमएस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में भाखड़ा डैम 1966, देहार प्रोजेक्ट 1977 और पोंग डैम 1978, क्योंकि एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि इनका मुआवजा जो बिजली का इनको नहीं मिला, वो उसकी वैल्यू जो है जितने साल की है, वो आप उसकी असेसमेंट करिए, और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर की आज तक सेंटर की सरकार ने नहीं की है। ये केस 20 साल से हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये हिमाचल के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कर दिया था, और दोनों पंजाब और हरियाणा को उनके ड्यू मिल गए, इनको नहीं मिला। अब बात यह आ जाती है कि लाइफ स्टॉक तो सबका नुकसान हुआ, मवेशी मरे, मशीनरी फार्म की जो है सबकी गई, घर सबके उजड़े, इरिगेशन सिस्टम सबके गए। अब आने वाले समय में आलू लगना है, मटर का टाइम आ रहा था, वो भी गया। जो लगा हुआ था आपका धान, जो आपने बीजा हुआ था, वो भी नुकसान हो गया। अब सप्लाई चेन डिसरप्शन भी हो गई है। आजादपुर की मंडी में 60 रुपए किलो जो सेब बिक रहा था, क्योंकि अभी हार्वेस्ट का सीजन था, पिकिंग का सीजन है हिमाचल में, वो 60 रुपए वाला सेब 200 रुपए का हो गया है। बिचौलिए फिर से कार्यरत हो गए हैं, होर्डिंग चालू हो गई है, चावल की, आटे की, सब्जी की, हर चीज का रेट डबल ट्रिपल 4 गुना हो रहा है। सरकार की रिकवरी तो हो जाएगी,
किसान की रिकवरी कहां से होगी? आखिरी जवाब। आपका पहला पॉइंट था जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से का जो मुआवजा दिया है वो हिमाचल को पौंग डैम का 136 करोड़ रुपया दे दिया। जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जो भाखड़ा से इनका हाइडल प्रोजेक्ट है, उसमें से जो मुआवजा बनता है उसका जो शेयर होता है हरियाणा का शेयर हरियाणा को मिलता है, राइट। और दिल्ली को भी वहां से मिलता है, दिल्ली को ये शेयर दिल्ली को जाता है, एक शेयर पंजाब को रहता है। और जो दिल्ली हरियाणा को जहां मिलता है उसका शेयर उन्हें देना होता है, उसका जो खर्चा है वो देना होता है। वो दिया है, नहीं दिया तो पंजाब सरकार की राइट बनता है, वो सुबह ले सकती है, उनको दे सकती है, उनको रोक सकती है। क्यों छोड़ा है? तो पंजाब सरकार ने छोड़ा है, पंजाब का जितना शेयर है उतना ले लिया। 1300 मेगावाट लाइट पंजाब के पास जो अपना रंजीत सागर डैम से भी मिलती है वो उनकी कहाँ जाती है? इधर तो 600-700 मेगावाट होती है, वहां से भी तो लाइट पंजाब को मिलती है। फिर भी पंजाब में कितने बड़े लाइट के लिए इन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगा रखे। मगर सबसे बड़ी बात हमारी आती है इनसे हटके, जो आपने बात करी सेब की, आजादपुर मंडी की, वहां मार जो हमें पड़ती है तो क्यों पड़ती है? उसके लिए आप पीछे जाके थोड़ा सोचोगे। 2010 में 4 बड़े प्लांट 2200 करोड़ के रुपये के 50-50 एकड़ के अडानी बानी ने लगाए। उनमें कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज है, बड़े पैक हाउस है, और वो उनमें से स्टोरेज में उनका सेब जो आज लेके 8 रुपए 7 रुपए 10 रुपए खरीद के वहां पे स्टोरेज होता है, वो सेब उसको साल भर तक वो बेचता है। इतना मुनाफा उनसे वो ले रहा है, आप उसकी गिनती मिनती नहीं कर सकते। और उसके बाद जो पिछले साल हिमाचल के किसान से फार्मर से जो भी धोखा हुआ, जो चीटिंग हुआ, रेट करने के बाद 18 रुपए का रेट करने के बाद उनको रेट नहीं दिया गया, ये इसका काटा लाएंगे, इसका काटा लाएंगे, वही रेट उसका 12 या 13 रुपए पे आके सेटल हुआ। पहले एग्रीमेंट करने के बाद 6 रुपए और रेट कटा दिया। और जो आपको कंज्यूमर को मिलता है वो कितना मिलता है? वो 180 से लेके कम से कम 200 रुपए, और उससे ऊपर और भी रेट हैं सेब के, 200 से 250 रुपए तक भी है, 300 रुपए तक भी है इसकी ये क्वालिटी। ये वॉशिंगटन का जो डेलीशियस एप्पल है आता है वो जिसकी जो क्वालिटी 350। बड़ी है। वॉशिंगटन का एप्पल जो आता है वो 350 में भी बिकता है, वो यूएस वॉशिंगटन। फॉरनर का रह गया था, ये कश्मीर वाला ही डेलीशियस के नाम से जो बेचते हैं उसका भी रेट इनका 300-300 रुपए तक है का है। वो कमा कौन रहा है उसमें से? वही अडानी बानी। एफपीओ के नाम से उन्होंने जो पहले पहले स्टार्टिंग में 2008 में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई थी सरकार ने, उसका कम से कम भी 153 प्लाट आए थे, जिनमें से 83 के 84-85 प्लाट केला अडानी बानी ले गया था। और जिसका 2200 करोड़ रुपए का लोन, उसमें 90%, 70 से लेकर 90% तक सब्सिडी थी। टोटल वो सरकार का पैसा, और टोटल पैसे से अडानी बानी आज इनके नाम से कुमारा। जो हिमाचल का पैसा उसने एग्रीमेंट करके मुकरा, वो सरकार ने अभी तक नहीं दवाया है कि वहां का किसान रो रहा है। हम अकेले पानी के लिए ही नहीं किसान रो रहा। आज हमारे साथ जो अमेरिका से समझौता किया है मुक्त व्यापार के नाम से, मुक्त व्यापार के नाम को हटा के अलग दे दिया उसको भी, इसका उसने अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, और हम उनका 11% नहीं 43% तक ड्यूटी लगा सकते हैं, और 11% के नाम से लगा रहे थे वो भी माफ कर दिया। जितनी जितना रेट हमारा उतना ही रेट, अगर उसको उसको 10% बढ़ा देते क्या होता था? कितने सालों से कॉटन का रेट नहीं मिला किसान को, आज जो जसबीर कॉटन जी, 16,000 रुपए जसबीर पर जी, क्विंटल का रेट जसबीर जी, चाहिए। जसबीर जी, कॉटन जी में काफी सारे मिलियन ऑफ एकड़ जो जमीन है कॉटन फार्मिंग से हटा के कैश क्रॉप में चली गई, क्योंकि पहले जीएम का सीड आया जिसमें पिंक बॉल वर्म सुंडी थी। उस सुंडी के चलते जब 2 साल लगातार कपास की फसल खराब हुई है, उसके बाद किसानों ने कानों को हाथ लगा दिया कि कपास नहीं उगाना है। फिर उसकी इंपोर्ट ड्यूटी 11 से 0% कर दी गई। तो क्या ये साजिश थी कॉटन फार्मिंग को हमारे देश में खत्म करने की? इस पर टिप्पणी करिए।
कॉटन फार्मिंग को आज खत्म करके नहीं, इसको कैश क्रॉप के नाम से बीजा जाता है। गन्ना है, मूंगफली है, कॉटन है, गुआर है। ये चीज जो वस्तुएं रखी गई है ना कैश क्रॉप के नाम से, इनमें से किसी में भी किसान को प्रॉफिट नहीं मिल रहा। ये खुली मंडी करने का इन्होंने जो 3 काले कानूनों में लाए थे, अगर खुली मंडी हो जाती है, कुछ हमें सरकार के ला लो या अपने दिमाग के किसान ला लो, वो कहते हैं खुली मंडी में तो हमें पड़ता होगा, ये हमें मार्केट फीस नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। पता लगेगा जब हमारी मंडियां खत्म होगी। बिहार में जाओ, आंध्रा में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, जहां मंडियां नहीं है उनसे पूछो हालात क्या। यूपी में जाओ, यहाँ मंडियां क्यों बनाई गई थी? किसान एक ऐसा वर्ग है जिसको 6 महीने बाद पता चलता है मेरे पास नेट इनकम क्या हुई और नेट लॉस क्या हुआ है। इससे पहले नहीं पता लगता, क्यों? फसल पे खर्चा खर्चा है 6 महीने रेगुलर। कोई भी एम्प्लॉय जा, उसको महीने वाले दिन तनख्वाह मिल जाती है ना, उसको पता है मैं इतना खर्चा करना ही कर लूंगा, इसीलिए वो सेटल है। पर इसको ये होता भी मेरी इतनी फसल हो गई, आज हमें पता था भाई धान तो हमारा 70-70-80-80 हजार रुपये एकड़ का हो जाएगा, वो धान मिट्टी हो गया। अब वो किसान क्या करेगा? आज एक किसान रो रहा था कि मेरी तो लेडीज थी बेचारी, हमें तो ये था भी 20 लाख रुपए मेरे बच्चे को आगे मेरे चाहिए विदेश भेजने के लिए, मेरे पास 40 एकड़ धान था, मेरे को अंदाजा था 20 लाख रुपये से मैं मेरे बच्चे के लिए पैसे आ जाएंगे, मैं बेच दूंगी। पर आज वो सारे का सारा खत्म हो गया। मैं ना रो सकती हूँ ना हंस सकती हूँ। बच्चा पूछता है भी मैंने एग्जाम तो पास कर लिया, मैंने नंबर तो ले लिए, मैं कैसे जाऊं विदेश? पैसा तो नहीं है, ये सारा मर गया। पर वो बच्चे को भी पता था भी आपकी फसल मर गई, वो चुप करके बैठ गया। हालात ऐसे जानबूझ के बनाए जो पंजाब के, वही हालात हमारे पीछे से आ रहे हैं। वो ये 9 साल में हमारी फसल पे इनपुट्स का खर्चा दोगुना हो गया और इनकम का पहले से 10% 20% कम हो गया, क्योंकि उसके रेट जो है उन पे हर तरीके से, जैसे इधर से अमेरिका से ले लिया, कभी कुछ ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, कुछ साउथ अफ्रीका से ले लिया, जो दालें वगैरह है सिस्टम में ले आके किसान को नीचे कैसे दबा के रखा जाए और कैसे किसान हाथ जोड़े भी मैंने जमीन छोड़ दी। तो ये जो सिस्टम चलाया था, आप आज मैंने मोदी जी का बयान सुना। मोदी जी कहते हैं भी 2014 से पहले जो टैक्स एग्रीकल्चर इनपुट्स से लगता था उससे तो हमारी जीएसटी कम है। भाई मैं तो 70 साल का हो गया, मैंने तो 2014 से पहले कभी जितना एग्रीकल्चर का कोई किसी किस्म का कोई बनता था, संदेह बनता था, जिसको औजार बनता था, उस औजार के किसी भी कोई टैक्स नहीं, पेस्टिसाइड पे कोई टैक्स नहीं था, खाद पे कोई टैक्स नहीं था, तो फिर मशीनरी पे कोई टैक्स नहीं था। एग्रीकल्चर के नाम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही थी, उन पे टैक्स नहीं था। तो मोदी जी कब आपने 14 या तो 2014 से पहला का डाटा नहीं देखा, या आप झूठ मारने के मार हो, और तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो अगर 2014 से पहले टैक्स माफ किया था तो क्यों किया? कारण था, आपने 25 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल एरिया का माफ करे। रोजाना किसान और साइंटिस्ट और बड़े बड़े विशेषज्ञ बोलते हैं 24 लाख कुछ का है, 9 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, मतलब 25 लाख करोड़ रुपए का बनता है। 26-26 लाख करोड़ रुपए की किसान की ग्रोसरी है एक साल की, ऑल इंडिया की। तो एक साल की ग्रोसरी तो किसान की आपने आप उनको माफ ही कर दिया, और किसान के ऊपर जो टोटल कर्ज है वो 15 लाख करोड़ का है, और किसान को 4,50,000 करोड़ रुपए हर सालाना, तो आपका 450 लाख करोड़ रुपए सालाना लॉस आ रहा है फसल एमआरपी पे ना बेचने के कारण। अगर वो फसल आप एमआरपी C2+50 बेचते हो तो पाठी जी 450 लाख करोड़ रुपया किसान और ज्यादा पाठी कमा जी सकता है। मैं समझ गया आपने जो कहा कि किसान अपना पेट काट कर देश को पाल रहा है। ये जो फिगर्स आपने दी हैं इस पर विस्तार से एक चर्चा हम और करेंगे एमएसपी को लेकर और किस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं। आज हमारा फ्लड्स पे प्रोग्राम था, समय समाप्त हो गया है।
आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू सर।